नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। एपिसोड नंबर 5 में हमने थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स कवर की थी, जहां हमने 4 रंगों रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू के जरिए इंसानी बर्ताव को समझा था। उस एपिसोड के आखिर में हमने वादा किया था कि इसी सीरीज़ की अगली किताब भी आपके लिए लाएंगे। तो जैसा वादा किया था, आज हम वापस आए हैं, इस बार थोड़े ज़्यादा खतरनाक इलाके में। एपिसोड नंबर 9। मेरा नाम है खुशहाल और आप सुन रहे हैं ज्ञान का डोज। आज की किताब है थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय साइकोपैथ। इस बार एरिक्सन उसी डिस्क मॉडल को लेकर एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे लोगों की जो सिर्फ अलग स्वभाव के नहीं बल्कि जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इस किताब की एक बात जो मुझे पसंद है वह यह है कि थॉमस एरिक्सन ने हर अध्याय की शुरुआत एक मशहूर कोट के साथ की है और मैं यहाँ भी हर अध्याय के लिए उन्हें जोड़ना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन। वो आदमी जिसे लगता था बाकी सब असामान्य हैं। जॉन लेनन का कहना है कि हमारा समाज पागलों द्वारा पागलपन भरे उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा है। किताब की शुरुआत एरिक्सन एक भयानक सच्ची घटना से करते हैं। एक लेक्चर के बाद एक नौजवान उनके पास आता है, अजीब सी घूरती नज़रों के साथ, और पूछता है कि बिहेवियरल साइकोलॉजी का इस्तेमाल दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए कैसे किया जाए। बरसों बाद एरिक्सन को पता चलता है कि उसी आदमी ने अपनी कंपनी से लाखों रुपए गबन किए, 2 सहकर्मियों को प्रेग्नेंट किया, एक को आत्महत्या की कोशिश तक पहुंचा दिया, कई लोगों को बीमार छुट्टी पर जाने पर मजबूर किया और अपने डिपार्टमेंट हेड को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब करते हुए भी वो बाहर से बेहद पसंद किया जाने वाला इंसान बना रहा। एक अकेला साइकोपैथ, तकरीबन 50 जिंदगियों पर असर और कभी किसी अदालत में सजा नहीं। यहीं से किताब का मकसद साफ होता है, ऐसे लोगों को पहचानना जो सामान्य इंसानी नियमों से बाहर खेलते हैं। चैप्टर 1, साइकोपैथ असल में होता क्या है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि मैं कभी भी झूठ और धोखे को बढ़ावा नहीं देता, खासकर अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि यह किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सच बात तो यह है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सच ही आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है। एरिक्सन साफ करते हैं कि साइकोपैथी कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि दिमाग की बनावट से जुड़ी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, खासकर एमिगडाला नाम के हिस्से से। दुनिया की तकरीबन 2 से 4% आबादी में साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए जाते हैं, यानी अकेले अमेरिका में करीब 70 लाख लोग। इनमें से ज़्यादातर जेल में नहीं बल्कि हमारे दफ्तरों, शादियों और दोस्तियों में मौजूद हैं। इनकी पहचान है गहरी सतही चार्म, सहानुभूति की पूरी कमी और बिना किसी पछतावे के दूसरों का इस्तेमाल करने की काबिलियत। उदाहरण के तौर पर सोचिए, वो कलीग जो हर नए इंसान से पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेता है, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चलता है कि उसने कई लोगों का श्रेय चुराया और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। चैप्टर 2, खुद को बचाना, एक बुनियादी सुरक्षा कवच। व्लादिमीर इलिच लेनिन कहते हैं कि अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच बन जाता है। यहाँ एरिक्सन जोहारी बिंडो नाम का एक मॉडल पेश करते हैं। इसके 4 हिस्से हैं। आपका खुला हिस्सा जो आप और दूसरे दोनों जानते हैं, आपका ब्लाइंड स्पॉट जो दूसरे देखते हैं पर आपको खुद नहीं दिखता, आपका छुपा हिस्सा जो सिर्फ आप जानते हैं, और आपका अनजान हिस्सा जो किसी को नहीं पता। साइकोपैथ हमेशा आपके ब्लाइंड स्पॉट पर निशाना साधते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक रेड इंसान को खुद नहीं पता कि वो कितना डरावना लग सकता है, या एक ब्लू इंसान को नहीं पता कि वो कितना ठंडा दिखता है। एरिक्सन सलाह देते हैं कि अपनी कमज़ोरियों की एक लिस्ट खुद लिखिए और फिर ध्यान दीजिए कि कौन बार बार आपकी उन्हीं कमज़ोरियों को छूने की कोशिश करता है। चैप्टर 3, साइकोपैथ हैं कौन। जॉन ऑल्स्टन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग पर काबू नहीं रखेंगे तो कोई और उस पर काबू पा लेगा। एरिक्सन बताते हैं कि साइकोपैथी बड़े हद तक जेनेटिक होती है, ना कि खराब परवरिश या बचपन की बुली का नतीजा। यानी आप इन्हें पहचान भले ना पाएं, ये आपके परिवार, आपके पड़ोस, आपके ऑफिस में कहीं भी हो सकते हैं।
पूरी तरह सामान्य दिखते हुए। उदाहरण के तौर पर सोचिए, वो बॉस जो पार्टियों में जान होता है, सबका चहेता है, लेकिन पीठ पीछे अपनी टीम के हर सदस्य को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता रहता है और किसी को शक तक नहीं होता क्योंकि सामने से वो बेहद मिलनसार लगता है। चैप्टर 4 सराउंडेड बाय इडियट्स, इनसे कैसे छुटकारा पाएं। एन राइस अपने नॉवेल के किरदार लेस्टेड के जरिए कहती हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कम से कम उन लोगों से तो नहीं जिन्हें मैं प्यार नहीं करता। यहाँ एरिक्सन एक ज़रूरी फ़र्क समझाते हैं। पिछली किताब के मुश्किल लोग, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू लोग असल में इडियट नहीं थे, बस अलग थे और उनके साथ कम्युनिकेशन बदलकर काम चलाया जा सकता था। लेकिन असली साइकोपैथ के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ एडजस्ट करने की नहीं, बल्कि पूरी तरह दूरी बनाने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आपका बॉस सिर्फ फ्लैट टाइप है और सीधा बोलता है तो सीधे मुद्दे पर आकर काम चल सकता है। लेकिन अगर वही बॉस झूठ बोलकर आपका श्रेय चुराता है और पकड़े जाने पर मासूम बन जाता है, तो यहाँ कम्युनिकेशन स्टाइल बदलने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर 5 मैनिपुलेशन हर जगह है। विल्सन ब्रायन की कहते हैं, लोग आम तौर पर यह विश्वास नहीं कर पाते कि उन्हें इतनी आसानी से बहकाया और नियंत्रित किया जा सकता है। यही मुख्य कारण है कि उन्हें बहकाना और नियंत्रित करना इतना आसान होता है। एरिक्सन कहते हैं कि हल्की फुल्की मैनिपुलेशन असल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चा रोकर टॉफ़ी मांगता है, सेल्समैन डिस्काउंट का लालच देकर खरीदारी कराता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब यही मैनिपुलेशन जानबूझकर, बार बार और नुकसान पहुंचाने की नीयत से की जाती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक दोस्त जो कभी कभार गिल्ट दिलाकर आपसे मदद मांग लेता है। ये आम इंसानी बर्ताव है। लेकिन अगर हर बातचीत में यही गिल्ट ट्रिप एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो तो ये मैनिपुलेशन की गंभीर शक्ल है। चैप्टर 6 मैनिपुलेशन दिखती कैसी है। मार्क ट्वेन कहते हैं, इंसान सबसे अधिक सच्चा तब होता है जब वह खुद को झूठा स्वीकार कर लेता है। एरिक्सन यहाँ मैनिपुलेशन के पैटर्न का एक ओवरव्यू देते हैं। लव बॉम्बिंग यानी शुरुआत में बेइंतहा तारीफ, फिर अचानक ठंडापन, गैसलाइटिंग यानी आपकी याददाश्त पर ही शक डलवाना, और साइलेंट ट्रीटमेंट यानी पूरी तरह चुप्पी साध लेना। ये सारे पैटर्न मिलकर इंसान को उलझन और बेचैनी में डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, किसी को शुरुआत में कहा गया, तुम सबसे शानदार इंसान हो जो मैंने देखा, और कुछ हफ्तों बाद बिना किसी वजह के पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाने लगे। यही उतार चढ़ाव सामने वाले को कंट्रोल में रखने का जरिया बनता है। चैप्टर 7 प्रभावशाली रेड साइकोपैथ। मार्टी रूबिन कहते हैं, साइकोपैथ अपने विचारों पर अमल करते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ उन्हें सोचते ही रह जाते हैं। एरिक्सन असली रेड बॉस और साइकोपैथिक रेड में फ़र्क बताते हैं। असली रेड सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है और खुद मेहनत करता है। साइकोपैथिक रेड हर काम दूसरों पर डालकर श्रेय खुद ले लेता है। असली रेड कभी चार्म दिखाने की कोशिश नहीं करता। साइकोपैथ शुरुआत में हद से ज़्यादा चार्मिंग होता है। इसका एक मशहूर उदाहरण है माइक और परनीला का किस्सा। माइक नाम का साइकोपैथ 10 साल तक कंपनी में टिका रहा, अपनी रेड सीईओ के करीब रहकर, उसकी झूठी तारीफ करके, और जब भी उसकी गलतियां पकड़ी जाती तो गिल्ट ट्रिप करके बच निकलता। इस दौरान परनीला नाम की कलीग उसकी हर गड़बड़ी संभालती रही, जबकि माइक कंपनी के पैसों पर मौज करता रहा। चैप्टर 8 दिलकश येलो साइकोपैथ। जोसेफ गोएबल्स कहते हैं, सामने वाले पर उस बात का आरोप लगाओ जिसके दोषी आप खुद हैं। येलो साइकोपैथ बेहद सोशल, हंसमुख और आकर्षक दिखते हैं। ये लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं और अपनी बातों से हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनकी असली ताकत है भरोसा जल्दी जीतना और फिर उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल करना। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक नया कलीग जो ज्वाइन करते ही सबका चहेता बन जाता है, हर किसी की तारीफ करता है, लेकिन धीरे धीरे यही तारीफ लोगों को उसका एहसान मानने पर मजबूर कर देती है और वो इसी एहसान का फ़ायदा उठाकर काम टालता रहता है।
चैप्टर 9 निष्क्रिय ग्रीन साइकोपैथ। यह सच नहीं है कि साइकोपैथ कभी बदलते नहीं हैं। वे अपना मुखौटा बदल लेते हैं और अपना निशाना बदल लेते हैं। ग्रीन साइकोपैथ बाहर से बेहद शांत और सहयोगी दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैसिव अग्रेसिव तरीकों से कंट्रोल करते हैं। ये कभी सीधा टकराव नहीं करते, बल्कि चुप्पी, टालमटोल और परोक्ष तरीकों से अपना काम निकलवाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई हमेशा कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में पीठ पीछे बात घुमाकर दूसरों को दोषी ठहराता है या ज़रूरी जानकारी जानबूझकर रोक लेता है ताकि सामने वाला मुश्किल में फंसे। चैप्टर 10 सावधान ब्लू साइकोपैथ। शर्लॉक होम्स के किरदार ने एक कहानी में कहा था, मैं साइकोपैथ नहीं हूँ, मैं एक हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ हूँ। पहले अपनी रिसर्च ठीक से करो। ब्लू साइकोपैथ बेहद ठंडे दिमाग, तार्किक और हिसाब किताब से चलने वाले होते हैं। ये अपनी हर चाल को इतनी सफाई से प्लान करते हैं कि पकड़े जाने पर भी लॉजिक और डॉक्यूमेंटेशन से खुद को सही साबित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई ऐसा कलीग जो हर ईमेल और मीटिंग नोट को इतनी सफाई से तोड़ मरोड़ कर रखता है कि जब गलती पकड़ी जाए तो वो सबूतों के जरिए ही खुद को बेकसूर साबित कर दे। चैप्टर 11 साइकोपैथ रेड इंसान को कैसे मैनिपुलेट करता है। असेकित हफ्ते वोल्ट कहते हैं, जो लोग आपको बहकाना और आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे आपको आपकी कमियां, ब्लाइंड स्पॉट्स कभी नहीं बताएंगे। उनकी योजना तो यही होती है कि वे लगातार इनका फ़ायदा अपने हक में उठाते रहें। रेड लोगों की कमज़ोरी है गुस्सा और मुकाबले की भावना। साइकोपैथ उन्हें बार बार चैलेंज करके या उनकी काबिलियत पर शक जताकर उकसाने की कोशिश करता है, ताकि रेड इंसान गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा ले जो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई बार बार कहे, तुम तो वैसे भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाओगे, जानते हुए कि रेड इंसान इसी चैलेंज में उलझकर जल्दबाजी में फैसला ले लेगा। चैप्टर 12 साइकोपैथ येलो इंसान को कैसे मैनिपुलेट करता है। येलो लोगों की कमजोरी है सोशल कनेक्शन और मंजूरी की चाहत। लार्स और एना का किस्सा इसकी बेहतरीन मिसाल है। एना नाम की साइकोपैथ ने लार्स को धीरे धीरे उसके सबसे करीबी दोस्त साइमन से दूर किया, ये कहकर कि साइमन उसकी बुराई करता है। जब भी लार्स दोस्ती दोबारा जोड़ने की कोशिश करता, एना कोई ना कोई बहाना बना देती। 1.5 साल के भीतर लार्स का पूरा दोस्तों का दायरा खत्म हो गया और वो घर में अकेला बैठकर वो फिल्में देखने लगा जो उसे पसंद भी नहीं थी। चैप्टर 13 साइकोपैथ ग्रीन इंसान को कैसे मैनिपुलेट करता है। एलेना गोरोखोवा कहती है, नियम बिल्कुल सीधे हैं, वे हमसे झूठ बोलते हैं, हमें पता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हमें मालूम है कि वे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वे हमसे झूठ बोलते रहते हैं और हम उन पर विश्वास करने का नाटक करते रहते हैं। ग्रीन लोगों की कमजोरी है टकराव से डर और दूसरों को खुश रखने की चाहत। साइकोपैथ इसी डर का फायदा उठाकर लगातार गिल्ट और इमोशनल दबाव डालता है, ये जानते हुए कि ग्रीन इंसान कभी सामने से ना नहीं कहेगा। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई पार्टनर हर बार कहे, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो ऐसा नहीं कहते, जानते हुए कि ग्रीन इंसान झगड़े से बचने के लिए हमेशा झुक जाएगा। चैप्टर 14 साइकोपैथ ब्लू इंसान को कैसे मैनिपुलेट करता है। कमंद कोजोरी कहती है, जब भी आप प्यार में हिसाब किताब रखने लगते हैं, आप हार जाते हैं। ब्लू लोगों की कमजोरी है सामाजिक अलगाव और तर्क पर हद से ज़्यादा भरोसा। साइकोपैथ इन्हें झूठे लेकिन तार्किक लगने वाले तर्कों में उलझाकर या उन्हें बाकी लोगों से और ज़्यादा अलग थलग करके कंट्रोल करता है, ये जानते हुए कि ब्लू इंसान वैसे भी कम लोगों पर भरोसा करता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई हर बार डेटा और आंकड़ों से एक झूठी बात को इतनी सफाई से पेश करे कि तार्किक सोच वाला ब्लू इंसान भी उस पर शक ना कर पाए। चैप्टर 15 आम मैनिपुलेशन तकनीकें। हैरियट ब्रेकर कहती है, अगर आपको दूसरों की मंजूरी और तारीफ का नशा है तो आपके व्यवहार को नियंत्रित करना किसी भी अन्य नशेड़ी जितना ही आसान है।
किसी भी चालबाज को बस 2 आसान कदम उठाने होते हैं। पहले आपको वह चीज़ दो जिसकी आपको तलब है और फिर उसे छीन लेने की धमकी दो। दुनिया का हर ड्रग डीलर यही खेल खेलता है। यहाँ एरिक्सन इन तकनीकों को खोलकर समझाते हैं। लव बॉम्बिंग यानी शुरुआत में हद से ज़्यादा तारीफ करके भरोसा जीतना। आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी तारीफ को अनप्रेडिक्टेबल बनाकर सामने वाले को उसी तारीफ का आदी बना देना, बिल्कुल वैसे जैसे लैब चूहे बेतरतीब इनाम के लिए और तेज़ भागने लगते हैं। गैसलाइटिंग यानी छोटी छोटी बातें बदल बदल कर सामने वाले को अपनी याददाश्त पर ही शक कराना। ट्रायंगल ड्रामा यानी किसी तीसरे इंसान का जिक्र लाकर जलन और असुरक्षा पैदा करना। और पॉन्स यानी वो लोग जिन्हें साइकोपैथ ने इतना जीत लिया है कि वो हर आरोप पर साइकोपैथ का बचाव करने दौड़ पड़ते हैं। चैप्टर 16 रोज़मर्रा की मैनिपुलेशन और उससे कैसे निपटें। जॉन रॉनसन अपनी किताब द साइकोपैथ टेस्ट अ जर्नी थ्रू द मैडनेस इंडस्ट्री में लिखते हैं, अगर आपको यह चिंता सताने लगी है कि कहीं आप खुद एक साइकोपैथ तो नहीं हैं, अगर आपको अपने भीतर इनमें से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और अगर आपको इसे लेकर मन में घबराहट महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप साइकोपैथ नहीं हैं। एरिक्सन एक आसान 4 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला, जब तुमने ये किया। दूसरा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तीसरा, अगर तुम इसकी बजाय ये करते। और चौथा, तो मुझे ऐसा महसूस होता। इसे बार बार बिना सफाई दिए एक ही तरीके से दोहराते रहना है, जिसे ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक कहा जाता है। साथ ही फौरन रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा वक्त लीजिए, जैसे मुझे इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए, ताकि मैनिपुलेटर को आपकी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया का फ़ायदा ना मिल सके। चैप्टर 17 अगर कुछ भी काम ना करे। केंट ए कील अपनी किताब द साइकोपैथ विस्परर द साइंस ऑफ दोज विदाउट कॉन्शियंस में उल्लेख करते हैं, सच तो यह है कि हर 47 सेकंड्स में एक साइकोपैथ पैदा होता है। तो अगर आपने ये सारे तरीके आजमा लिए और कुछ ही हफ्तों में वही पुराना बर्ताव लौट आए, तो समझ लीजिए आप एक असली साइकोपैथ से जूझ रहे हैं। एरिक्सन साफ कहते हैं, ऐसे लोग बदलते नहीं। थेरेपी भी उन्हें बस बेहतर तरीके से मैनिपुलेट करना सिखा देती है। इसका इकलौता हल है पूरी तरह दूरी बना लेना। उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनके पॉन्स आपके ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बस चुपचाप निकल जाइए। निष्कर्ष, अब आगे बढ़ते हैं जागरूकता के साथ। एरिक्सन आखिर में कहते हैं कि इस किताब का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। हर मुश्किल इंसान साइकोपैथ नहीं होता, लेकिन जो है उसे पहचानना और खुद को बचाना दोनों सीखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स हमें सिखाती है कि दुनिया में 2 से 4% लोग ऐसे हैं जो सहानुभूति महसूस नहीं करते, और वो अक्सर हमारे बीच बेहद चार्मिंग बनकर छुपे होते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपने रिएक्शन को धीमा करना और ज़रूरत पड़ने पर पूरी तरह दूरी बना लेना, यही सबसे बड़ा बचाव है। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। इस हफ्ते अपनी 3 सबसे बड़ी भावनात्मक कमजोरियां लिखिए, जैसे तारीफ की चाहत, टकराव से डर या गुस्सा जल्दी आना। फिर सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है जो बार बार इन्हीं कमजोरियों को छूने की कोशिश करता है? सिर्फ पहचानना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। उम्मीद है आज का ज्ञान का डोज आपको पसंद आया। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जल्दी ही वापस मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिए और अगली किताब के लिए सुझाव देना ना भूलें बायो में दिए लिंक्स पे।